नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की चल रही थी जिसमें से 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों कह रहा है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। दोस्तों चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, बस आप लोग नाम समझ लीजिए, हमको क्या पढ़ना है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। ठीक, मानव और पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया के बारे में, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आइए अब आगे चलते हैं। रेणुका, इन तस्वीर में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्ष वनों से हैं। ठीक, वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। चाहे दोस्तों कोई उच्च अक्षांश में रहे, चाहे कोई उत्तरी ध्रुव में रहे, चाहे कोई पहाड़ों में रहे, चाहे कोई विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में रहे, रोटी, कपड़ा और मकान सबकी ही जरूरत है, जो कि कॉमन नीड है हर किसी की। ठीक, श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे, जो भी मल्हार के लड़के होते हैं, लड़के बच्चे, या जो कि नदियों के आसपास होते हैं, एकदम नदी के पास, है ना, तो नाविक का लड़का दोस्तों वो बहुत छोटे से ही तैरना जान जाता है। मतलब कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से ही काफ़ी अच्छे से ढल जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे, जो कि हम लोग अच्छे से डेफिनेटली सीखेंगे। ठीक, अब आगे कह रहा है अमेजन बेसिन में जीवन। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले बात की है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब कि जो अपवाह बेसिन है, वो किस नदी का है, तो दोस्तों याद रखना अमेजन नदी का। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये जो हमारा साउथ कॉन्टिनेंट है, मतलब कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक, उसमें पाई जाती है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, सबसे अगर लंबी नदी पूछ दे, सबसे बड़ी नदी वो तो अमेजन है, लेकिन सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। कहाँ पर बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब कह रहा है अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो दोस्तों हमने कई बार ये बात कर ली है कि जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक, ये बीच में कौन सा दोस्तों, 0 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है जिसे हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री दोस्तों दक्षिणी रेखा जिसे हम लोग मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो प्रदेश होता है, मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण वाला, यहाँ पर सूर्य का जो ताप है ये वर्ष भर काफ़ी मात्रा में मिलता रहता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। यही रीजन है कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अधिक गर्मी होती है। गर्मी होने के कारण, काफ़ी अधिक तापमान होने के कारण दोस्तों यहाँ पर वेपराइजेशन, मतलब कि वाष्पीकरण काफ़ी ज़्यादा होता है। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे और वर्षा भी काफ़ी अच्छी होती है। वर्षा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर घने वृक्ष पाए जाते हैं, और हमने बात की थी दोस्तों कि यहीं पर दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक, जो कि वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय
ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है ना, तो ये हमने अभी बात कर ली। ठीक, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यदि पश्चिम पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंत महासागर में कैसे पहुंचती है। यह दोस्तों पश्चिम में पर्वतों से निकलती है और दोस्तों पूर्व में अंत महासागर में कैसे पहुंचती है। तो दोस्तों साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिम में दोस्तों एक एंडीज पर्वतमाला है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, मतलब कि इससे पहले वाला जो सेवन्थ चैप्टर जो देखा था उसमें उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसी नदी का मुहाना कहते हैं। दोस्तों मुहाना से तात्पर्य है जहाँ पर नदी जो है, नदी में जो जल है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर नदी 3 से 4 भागों में डिवाइड हो जाती है, या जहाँ पर नदी से वितरका निकल जाती है, मतलब कि नदी की धाराएं 3 से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं, वहाँ पर नदी जो है नदी का दोस्तों मुहाना होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जिधर नदी चल रही होती है वहीं उसका मुहाना होगा, और जहाँ पर वो मिल जाती है जाके, है ना, तो वो उसकी सहायक नदी बन जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। सिंपल सी बात है, अब ऐसे चल रही है तो ये आगे वाला हिस्सा ही तो मुँह होगा, अब कहीं पर मिल गई जाके तो ये इसका मुहाना हो गया, सिंपल सी बात है। और ये जो नदी होती है, ये जो मेन नदी है जहाँ पर मिलती है इसकी सहायक नदी कहलाती है। और मान लीजिए कि यही जो धारा है ये एक नदी से निकल जाए तो ये वितरका कहलाती है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है पहले। ठीक, अब आगे देखते क्या कर रहा है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों हमने बात की थी, जैसे ये एक मुख्य नदी है, एक नदी यहाँ से आकर मिली, ठीक है, एक इधर से मिली, एक इधर से मिली, फिर कुछ नदी जो इनमें मिल रही है उसमें भी आकर कुछ नदियाँ मिलती हैं ना, मतलब सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदी होती है। तो ये जो पूरा दोस्तों एक प्रतिरूप तैयार होता है इसे हम लोग अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये जो अपवाह प्रतिरूप होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्लास 7th की पढ़ रहे हैं तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे ना, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटर तक अच्छे से बना रहे। तो दोस्तों ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है यही कहा गया ये किस नदी का सबसे बड़ा है, तो याद रखना अमेजन नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह प्रतिरूप है। ठीक, अब आगे कह रहा है यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आप लोग इटली से लेकर बैठा कीजिए और तुरंत देखा कीजिए कि आखिर क्या बात की जा रही है। ठीक, बाकी जब हम दोस्तों बोल्ड में बताएंगे तो काफ़ी अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करते हुए ही चलेंगे। ठीक, और मानचित्र वाला जो चैप्टर है हम अलग से जितने भी महाद्वीप हैं अलग से दोस्तों बोल्ड में आकर बाकायदा मानचित्र के माध्यम से इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, ये देखिए दोस्तों दिखाया जा रहा है ये पूरा साउथ कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर ये देखिए ये जो पूरा अपवाह प्रतिरूप है ये किसका है दोस्तों, अमेजन नदी का। किसका है दोस्तों, अमेजन नदी का है। अब देखिए यहाँ पर सहायक नदियों के बारे में बताई गई है ना, ट्रिब्यूटरीज के बारे में। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, या नदी बेसिन कह दो, या अपवाह प्रतिरूप कह दो, है ना, नदी तंत्र कह दो, कुछ भी आप लोग कह सकते हो, रिवर सिस्टम है ना। जलवायु, देखिए जलवायु किसे कहते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु होती है। नम क्यों होती है दोस्तों, देखिए कहीं कहीं दोस्तों गर्म जलवायु तो होती है वो शुष्क होती है। जैसे अपने यहाँ थार का जो मरुस्थल है यहाँ जलवायु तो गर्म है लेकिन शुष्क है, मतलब कि वायु में नमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये वाला जो एरिया है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण वाला, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा प्रदेश भी कहते हैं,
जैसे कि अब जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। गर्म क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का ताप है वो वर्ष भर लंबवत पड़ता है, मतलब सबसे ज़्यादा पड़ता है ना। और दूसरी बात दोस्तों, जब प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ पर वेपराइजेशन काफ़ी होगा, मतलब कि वाष्पीकरण होगा तो जो यहाँ की जलवायु होगी वो काफ़ी नम होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्द्र जलवायु होगी। ठीक, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। आर्द्र क्यों दोस्तों? उमस भरा होता है ना, काफ़ी मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव पैदा करने वाला मौसम होता है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है ना। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। अच्छा, रात के समय तापमान कम क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें हमने पढ़ चुके हैं, जो दोस्तों दिन भर जो सूर्य ताप है, मतलब जो सूर्य ताप है ये पृथ्वी जो प्राप्त करती है, ठीक, जो अपनी धरती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जो CO2 गैस है ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। और दोस्तों ये जो है सूर्य का ताप जो दिन भर पड़ता है इसको रोक लेती है पृथ्वी पर, है ना। तो जो जितना भी सूर्य ताप पृथ्वी प्राप्त करती है वो पूरा का पूरा मतलब कि पृथ्वी से वापस नहीं जाता है ना, मतलब कि पृथ्वी से उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि दोस्तों इसका जो कुछ भाग है वो CO2 गैस जो है वो रोके रहती है ना, जिससे कि जो रात है वो गर्म बनी रहती है। वरना अगर दोस्तों ऐसा ना हो तो जो रात हो वो काफ़ी बर्फीली हो जाए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। दोस्तों ये वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो आर्किड और ब्रोमिलाइड है ये कहाँ पर पैदा होते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश में होते हैं, या हम कह सकते हैं उष्णकटिबंध इलाके में होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये बात हमने इसके पहले भी चैप्टर में की थी, जब हम छठा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें दोस्तों हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ये कैसे होते हैं। इनकी तने जो छाल होती है वो मोटी क्यों होती है? मोटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर वेपराइजेशन कायदे से होता है, अच्छे मात्रा में होता है, मतलब कि वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। तो इन पेड़ों से ज़्यादा वाष्पीकरण ना हो पाए, पानी की मात्रा ज़्यादा ना निकल पाए, इसलिए दोस्तों इनकी जो छाल होती है पेड़ों की काफ़ी मोटी होती है और ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। मतलब कि ये एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा मिलता है कि इन्हें पानी की कमी महसूस ही नहीं होती है ना, हमेशा मतलब कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है। ये दोस्तों अमेजन वन के बारे में दिखाया गया है, देखिए कितना ज़्यादा घना है ना। मतलब इसमें तो आपको लग रहा होगा कि चित्र के माध्यम से, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा घना होता है कि एक छत सी बन जाती है और नीचे की तरफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पहुँच ही नहीं पाता है ना। अब आगे कह रहा है दोस्तों, तो इतना हम लोग समझ लिया, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। ठीक, अब कह रहा है वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पंछी, रंगीन पच्छती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रदेश में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? टूकन, ठीक, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छती वाले मतलब रंगीन पंख वाले पक्षी है ना, एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। अच्छा, बड़ी चोंच क्यों होती है? क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर जो है तने ज़्यादा मोटे होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों इनकी जो चोंच है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लंबी होती है। ठीक, याद रखना, बड़ी चोंच रहती है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपोर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं ये देखिए दोस्तों टैपोर है, ये चींटी खाता है, इसकी जबान काफ़ी लंबी होती है। सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। दोस्तों सर्प तो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे रेगिस्तान हो, है ना, हमने पढ़ा था करैत जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। मगर, सांप, अजगर तथा एनोकोंडा एवं बोवा की कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं।
इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक। अच्छा देखिए, ब्रोमीलायड के विषय में यहाँ कुछ बताया जा रहा है। ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग करते हैं किसके लिए? अंडा देने के लिए। ठीक। वर्षा वन के निवासी, मतलब यहाँ के निवासी कैसे होते हैं? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये सब फसल कहाँ पर उगती हैं, कहाँ पर ज़्यादातर उगते हैं दोस्तों? भूमध्य सागरीय प्रदेश में या अमेजन के क्षेत्र में। ठीक, याद रखना। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कर्तन एवं दहन पद्धति, अच्छा हालांकि यहाँ बता दिया गया है तो यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर दोस्तों पहले कटाई करते हैं, है ना, कुछ समय तक यहाँ पर खेती करते हैं। फिर दोस्तों जब यहाँ की भूमि जो बार बार खेती करने से कम उपजाऊ हो जाती है यहाँ पर मिट्टी, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी फसल का दोस्तों जो वेस्ट होता है उसको जला दिया जाता है ना। फिर यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं जिससे यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो इसी तरह दोस्तों वापस आके यहाँ पर खेती की जाती है। फिर जो दूसरा स्थान होता है उसे छोड़ देते हैं, है ना, मतलब कि इधर से उधर खेती किए रहते हैं यहाँ पर, है ना। अब आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनयोक है। तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है अमेजन वर्षा वन, मतलब जो अमेजन वर्षा वन है, यहाँ के निवासियों का मुख्य आहार क्या है? दोस्तों देखिए, जो मुख्य हो जाएगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखना मेनयोक, ये कहाँ का मुख्य आहार है? देखिए क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बना देगा। आप जब यहाँ पर अच्छे से 3 से 4 बार इसको अच्छे से समझ लोगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, तभी आप बिना कन्फ्यूजन के वहाँ पर कर पाओगे। हो गया क्या दोस्तों? अभी आपको लगेगा कि हाँ हमारे माइंड में घुस चुका है, लेकिन दोस्तों 2-3 दिन के बाद ये निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग रिवीजन जरूर करते रहना, है ना, और साथ में नोट्स भी बनाते चलना। इनका मुख्य आहार मेनयोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। ठीक, काफ़ी, मक्का और कोको जैसी। अच्छा, ये कैसी फसल होती है? नगदी फसल होती है। ठीक, याद रखना, काफ़ी, मक्का और कोको कैसी फसल होती है दोस्तों? नगदी फसल। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्यों होती है दोस्तों? हमने पहले ही पढ़ा है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है ना, तो पानी जो है वो आसानी से निकलता रहे। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों विकास के साथ साथ कुछ लोगों को अपनी संस्कृति और वो सब त्यागनी ही पड़ जाती है ना। विकास की गतिविधियों कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में
बदल जाता है। तो दोस्तों जो मानव है ये ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, मतलब कि वो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ वो मतलब प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है दोस्तों कि वो समझ भी नहीं सकता कि उसको आगे कितने ज़्यादा दुष्परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखने को मिल रहे हैं, जो अंटार्कटिका का अभी कुछ समय पहले 100 किलोमीटर का जो भूभाग था वो उससे अलग हो गया था। जो ग्लेशियर है वो दिन पर दिन पिघल रहे हैं, जिससे कि जो दोस्तों सी लेवल है, समुद्र का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तटीय प्रदेशों में बाढ़ आ रही है। बहुत से द्वीप दोस्तों समुद्र में मगन हुए जा रहे हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपनी विलासिता में ही मग्न है, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जबकि वो चाहे तो आसानी से रह सकता है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी सभी देशों को दिखानी होगी, अपने निजी स्वार्थ से हटकर, अपने दोस्तों मतलब कि इस भावना से हटकर कि हमें हर जगह जो है खुद को सुपीरियर बनाना है, चाहे वो किसी भी तरह बनाए, इस भावना से हटकर एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर, जैसा कि अपना भारत हमेशा से चलता चला आया है, ये जब सभी देश मिलकर दोस्तों इसको अपनाएंगे तब जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है इसको रोका जा सकता है। अन्यथा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कॉप जो कॉन्फ्रेंस था पॉलिटिक्स वो तो काफ़ी हुई है ना, 26, 27, 28 होते रहे हैं, लेकिन जो इसका निष्कर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है ना। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता एवं वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होते जा रहा है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें, वर्षावन जब दोस्तों लुप्त होंगे दोस्तों तो वहाँ पर मिट्टी भी दोस्तों, मिट्टी का कटान होगा, बारिश कम होगी। तो कुल मिला के दोस्तों मानव जो है वो एक भी अगर प्रकृति के साथ एक जगह खिलवाड़ करता है तो उसका जो परिणाम है दोस्तों वो चौतरफा हम लोगों को भुगतने को मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक, एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। तो दोस्तों क्लास 9th में जब हम पढ़ेंगे तो नदियाँ वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। आपको अच्छे से दोस्तों बने रहना है, विश्वास मानिएगा, जब हम लोग क्लास 9th पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा नदियों को पढ़ के। ठीक, अच्छे से नदियों का जो टॉपिक है वो काफ़ी ईजी बनाकर और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, बैठ जाए चीज़ें। ठीक, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरपाद एवं सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। तो दोस्तों चाप झील हम समझ चुके हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये नदी बह रही है ना, तो ये जो मोरदार मार्ग होता है इसे तो हम लोग विसर्प कहते हैं, मिएंडर कहते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जैसे नदी ऐसे बह रही है तो ये जो विसर्प होते हैं धीरे धीरे नदी से, मान लो कि ये जो विसर्प है इसके जो सिरे होते हैं, लूप, ये मिल जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं। ठीक, अलग हो जाते हैं। तो ये दोस्तों जो अलग हिस्सा होता है इसे ही दोस्तों हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं चाप झील या गोखुर झील, या दोस्तों इसे ही हम लोग इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी कह देते हैं। ठीक, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। दोस्तों सभी को पता है अपने जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है ना। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो दोस्तों ये दिखाया गया है क्या, ये दिखाया गया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। ये देखिए काफ़ी जो इसका क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। ये दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको दोस्तों जब मैप में हम लोग पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अब आगे कह रहा है दोस्तों, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवेश के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। क्यों है ये समझते हैं। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है ना। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है ना, जो चावल है दोस्तों, धान, वो यहाँ की मुख्य फसल है। जैसे कि हम लोग वहाँ कौन से पढ़े थे दोस्तों, मैनियोग, जिसे कसावा कहा जाता है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है,
यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। दोस्तों वेदिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि ऐसे होती है ना, जिससे कि जो पानी है वो एकदम से नीचे ना जाए, है ना, रुक रुक के एक हिसाब से मल्चिंग कर, मतलब कि वेदिका बना दी जाती है जिससे कि पानी रुका रहे, है ना। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। अच्छा, इधर बॉक्स को पढ़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, इसको भूल से भी मत छोड़ना। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1032 तथा बिहार का 1102। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व दोस्तों किसका है, वो बिहार का है, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, वो है उत्तर प्रदेश की, यूपी की। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल, दोस्तों ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जिसके बारे में हमने 6th चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, ठीक। पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने घास के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है ना, दलदली भूमि से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये सब दोस्तों हम लोग पहले के चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों वाला भी चैप्टर मतलब कि आप लोग लाइन से जरूर एनसीईआरटी देखिए, और इसके दोस्तों एमसीक्यूज का भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, वो भी आप लोग अच्छे से देखना जरूर, है ना। जूट, बांस, सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें एवं अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों को पता लगाएं जहाँ उनका निर्माण होता है। अब आगे दोस्तों कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन की बातें चल रही है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है असम के काजीरंगा, है ना, राष्ट्रीय उद्यान में। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक। जैसे कि जो अपना दोस्तों राष्ट्रीय पशु है दोस्तों कौन सा, बंगाल टाइगर, ये दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में, है ना, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ के लोग मच्छी चावल काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, ठीक, वहाँ का मुख्य आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। तो दोस्तों ये देखिए कुल 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों इस हिसाब से जो है वेदिका कृषि होती है। आपको लिख नहीं रहा, सीढ़ी नुमा ये खेती होती है ना, जिससे कि जो पानी है पर्वत से काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से बह जाता है ना, रुकता नहीं है, तो उसको रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसे वेदिका कृषि कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना वेदिका कृषि कहाँ की जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक। ये दोस्तों एक सींग वाला गेंडा है, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान में। दोस्तों मगरमच्छ है, खारे पानी के काफ़ी ज़्यादा विशाल होते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं दोस्तों, सुसु, या अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। हालांकि जब से दोस्तों गंगा वाला नमामि गंगे प्रोग्राम चालू हुआ है, तो ये जो सुसु डॉल्फिन मछलियाँ हैं, इनकी जो है संख्या में दोस्तों बड़ी है ना, इनकी जो संख्या है उनमें दोस्तों विस्तार हुआ, मतलब कि बढ़ी है, ठीक, इंक्रीज हुई है। अब कह रहा है झील जीविका साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियां की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं।
नदी में पकड़ने, खाने एवं बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस शहर से इस झील तक नहीं पहुंचता है, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। अब आगे कह रहा है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, क्योंकि दोस्तों जो मैदानी क्षेत्र वैसे काफ़ी घने होते हैं, आप सभी को पता ही है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित होते हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है ना, बंदरगाह की दृष्टि से इसका यूज किया जाता है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन की बात कीजिए, पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, ठीक, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला। देखिए दोस्तों, ताजमहल तो सभी को पता है कहाँ पर है, आगरा में है ना। कहाँ पर है? यमुना के किनारे। इलाहाबाद में दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है? जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती का। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ में इमामबाड़ा है, ठीक। असम का काजीरंगा, देखिए ये याद रखना, असम में काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा दोस्तों मानस। अगर पूछे काजीरंगा और जो मानस प्राणी उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है? तो दोस्तों असम में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश का विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों जब हम लोग करंट पढ़ेंगे तो इसमें ये सब चीज़ें अच्छे से कवर की जाएंगी ना, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों करंट से ही पढ़ने वाली है ना, करंट से ज़्यादा उठाते हैं सब टॉपिक। उस महाद्वीप के नाम बताए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो दोस्तों उस महाद्वीप का नाम बताए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। हाँ, सिंपल सी बात है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, क्योंकि नदी द्वारा ही बनाया जाता है ये सब। अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं? तो दोस्तों इनकी जो मेन फसल थी वो कौन थी दोस्तों? मेनियोक। बाकी दोस्तों ये सब शकरकंद भी उगाते हैं, है ना, ये सब हमने बात कर ही ली है। अमेजन बेसिन के लोग कौन? अमेजन बेसिन, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो दोस्तों टूकन पाया जाता है, गुंजन, ये सब जो पक्षी हैं कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन के वर्षा वन में पाए जाते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो दोस्तों लखनऊ हो गया, है ना, कानपुर हो गया, है ना, ये सब जितने भी शहर है कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान में। या क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है वो पूछ देता कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। दोस्तों टूकन कह रहा है कहाँ? ये क्या है दोस्तों? पक्षी कहाँ? अमेजन के वर्षा वन में पाया जाता है, ठीक, ये तो पक्षी हो गया। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो दोस्तों अमेजन के वर्षा वन का, ठीक। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अभी हमने बात कर ली है हुगली नदी के तट पर। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों चीड़, पाइन, देवदार ये सब शंकुधारी वृक्ष की प्रजाति हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में, जैसे कि अपने सुंदरबन डेल्टा में ये पाए जाते हैं। करें निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो दोस्तों जो पिरानिया है क्या है? ये दोस्तों एक मछली है ना, मछली है, इसको यहाँ हम लोग मिला देंगे। काजीरंगा क्या है दोस्तों? एक राष्ट्रीय उद्यान है, कहीं लिखा है। हाँ, कहाँ पर है दोस्तों? ये असम में है। फिर दोस्तों रेशम के कीट, दोस्तों ये सब कहाँ पाले जाएंगे? रेशम कीट, हाँ दोस्तों जो रेशम कीट है कहाँ पर पाले जाएंगे? रेशम कीट पालन। मलोका की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर आपको तो दोस्तों मलोका हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये एक मतलब कि ढालू छत है। क्या है? ढालू छत। हमने पढ़ा नहीं था कि जो अमेजन वाला क्षेत्र, यहाँ पर कुछ लोग तो घास फूस का मतलब कि बना कर रहते हैं और कुछ लोग मलोका जैसे बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। तो ये एक ढालू छत है, ठीक, ढालू छत वाले घर हैं। बाकी सूती कपड़े दोस्तों ये वाराणसी में काफ़ी मात्रा में इनका निर्माण होता है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ना, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। दोस्तों ये जो है आप लोग खुद से जो है ये प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की
ये क्वेश्चन जरूर लगाया कीजिए, जो भी एनसीईआरटी में दे रहे थे इसको अपने आप लगाइए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करना कि मेंस के विषय में भी अच्छे से पढ़ाया जाए तो हम उसका भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना है ना, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो ज़्यादा जो है वो डेडिकेशन जो लाता है ना आपको पढ़ाने के लिए। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है, वर्षा में लुप्त हो रहे हैं। हमें भी लगता है दोस्तों कि हाँ हमसे किसी की हेल्प हो रही है ना मेरे जरिए। तो दोस्तों हम अगर आपका कमेंट आएगा तो हम ज़रूर मेंस का भी पढ़ाएंगे ना। वर्षा में लुप्त हो रहे हैं दोस्तों, ये आप सभी बता सकते हैं ना। इसको अच्छे से अच्छा लिखना कैसे, देखिए पता सबको होता है लेकिन लिखना कैसे है ये किसी को नहीं पता होता। तो दोस्तों वो जब आप धीरे धीरे हैबिट डालेंगे ना तो आप लोग खुद अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों पढ़ो, पढ़ने से ज़्यादा लिखना सीखो। जितना आप लोग लिखेंगे, अगर खासकर उनसे जो कि पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लिखो ज़्यादा। जो जितना ज़्यादा लिखोगे ना उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, मतलब कि आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही दोस्तों एक समझ सकते हैं कि टॉपर का दोस्तों एक यही स्ट्रेटजी है जो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। बाकी भारतीय प्रायद्वीप के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम मुहाने तक दर्शाएं। तो दोस्तों ये सब आप लोग खुद से कर सकते हैं, है ना। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जब तक आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए, है ना, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ अपना अच्छे से ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए और दोस्तों फुल मोटिवेट रहिए। थैंक यू सो मच।